नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है। लास्ट क्लास वी स्टडीड अबाउट द पोर्चुगीज, what were the favorable conditions for the Portuguese due to which they were able to trade and rule over some of the regions of the India. And after that we studied about the administration and the state, what was their policy in ruling over India. ठीक है, so अब जब ऐसा होने लगा था, so the other Europeans were also rising to prominence, and among them were the Dutch. So today we will study about the Dutch. Dutch means people from the Netherlands. So Cornelis de Houtman, he reached Sumatra and Bantam in 1596, and this is the region in Indonesia. After that, in 1602, the States General of Netherlands, they combined many of the trading companies together, and after this amalgamation they formed a East India Company of Netherlands. एक ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड, उन्होंने नीदरलैंड की एक ईस्ट इंडिया कंपनी बनाई, और इस कंपनी को क्या क्या पावर दी गई। दिस कंपनी कुड कैरी अ वॉर, ये युद्ध लड़ सकती थी, ट्रीटी साइन कर सकती थी, कोई भी टेरिटरी जो भी चाहे उसको पजेस कर सकती थी, यानी कि उसको अपनी टेरिटरी बना सकते थे। ठीक है, और उसके बाद में दे कुड इरेक्ट फोर्ट्रेसेस। सो दिस ऑल हैपेंड इन 1602। ठीक है, सो आफ्टर दिस सबसे पहली चीज़ क्या होती है, द डच दे अराइव्ड इन इंडिया, और आफ्टर देयर अराइवल इन 1605 दे एस्टेब्लिश्ड देयर फर्स्ट फैक्ट्री वेयर इन मसूलीपट्टनम, जो कि आंध्रा में है। इन मसूलीपट्टनम में उन्होंने अपनी फर्स्ट फैक्ट्री एस्टेब्लिश करी, एंड आफ्टर दैट दे एस्टेब्लिश ट्रेडिंग सेंटर्स इन वेरी डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। और उन्होंने यहाँ तक कि जो नागापट्टनम पोर्चुगीज़ ने अपना स्ट्रॉन्ग होल्ड बनाया था, दे कैप्चर्ड नागापट्टनम फ्रॉम पोर्चुगीज़ इन 1658, एंड फ्रॉम नाउ ऑन दे मेड दिस place of their main stronghold in South India. So let me show you some of the places या some of the settlements जहाँ पर उन्होंने डच ने अपनी फैक्ट्रीज एस्टेब्लिश करी थी। So they established their factories in कोरोमंडल कोस्ट, ये पूरी कोरोमंडल कोस्ट जो है, यहाँ पर ये जो एरिया है, they established their factory in कोरोमंडल कोस्ट, they established their factory in गुजरात, then बिहार, यूपी एंड बंगाल। सो एज आई टोल्ड यू कि ये सामने आपके सामने जो मैप है, इस मैप में वो सारी फैक्ट्रीज दी हुई इंपॉर्टेंट फैक्ट्री जो उन्होंने सेटल करी थी, अपनी इस्टेब्लिश करी थी। तो 1605 में मैंने आपको बताया कि मसूलीपट्टनम में उन्होंने खोला, देन सेकंड इज़ 1609 में उन्होंने पुलिकट में अपनी फैक्ट्री खोली, देन 1616 में उन्होंने सूरत में अपनी एक फैक्ट्री ओपन करी गुजरात में। ठीक है, और उसके बाद में फिर 1645 में कराईकल में, 1658 में नागापट्टनम, उससे पहले बिमली पाटम में 1641 में एक फैक्ट्री इस्टेब्लिश करी। इसी तरीके से 1653 में जिनसूरा में, देन बालासोर में 1658 में, कोचिन में 1663 में। सो ये सारी फैक्ट्रीज जो मेन फैक्ट्रीज हैं उन्होंने इस्टेब्लिश करी थी। अब एक क्वेश्चन आता है, व्हाट वर दे ट्रेडिंग इन? सो व्हाट वर द मेन कम्युनिटीज दे वर ट्रेडेड इन? So they were trading in basically indigo they were taking from the Yamuna और Central India। कहाँ से लेके जा रहे थे यमुना और सेंट्रल इंडिया से वो लोग इंडिगो में ट्रेड कर रहे थे। Then from बंगाल, गुजरात एंड कोरोमंडल में they were trading in textile and silk। बिहार में they were trading in saltpetre एक्चुअली एक तरीके से पोटेशियम नाइट्रेट होता है। ठीक है, पोटेशियम नाइट्रेट इसका बेसिकली यूज़ किया जाता है इन मेकिंग गन पाउडर। ओके, सो ये साल्टपेटर बिहार से ट्रेड कर रहे थे, एंड देन ओपियम एंड राइस दे वर ट्रेडिंग फ्रॉम गंगा वैली। अब जब ये इस ड्यूरेशन में अपना कार्य कर रहे थे, उसी समय पे द अदर यूरोपियन, और जो मेन यूरोपियंस थे जिन्होंने इंडिया पे रूल किया काफ़ी लंबे समय तक, लगभग 200 साल तक इंडिया के ऊपर रूल किया, द इंग्लिश वर ऑल्सो एट दिस टाइम राइजिंग टू प्रोमिनेंस, एंड दे पोज्ड अ सीरियस चैलेंज। ओके, दे पोज्ड अ सीरियस चैलेंज टू द कमर्शियल इंटरेस्ट ऑफ द डच। द क्लाइमैक्स ऑफ दिस एनिमिटी बिटवीन द डच एंड द इंग्लिश इन द ईस्ट, ये
वॉज रीच्ड एट एम्बोइना। एम्बोइना एक जगह है इंडोनेशिया में जो कि डच कैप्चर्ड फ्रॉम पोर्चुगीज इन 1605। इस जगह को डच ने पोर्चुगीज से 1605 में कैप्चर किया था। यहाँ पर क्या हुआ कि डच ने दे मैसेकर्ड 10 इंग्लिशमैन एंड 9 जापानीज हियर। उनका मर्डर कर दिया इन 1623। तो इन 1623 उसके बाद में दिस इंसिडेंट फर्दर इंटेंसिफाइड और उससे इनकी जो रेवलरी थी और ज़्यादा बढ़ती गई ये दोनों यूरोपियन कंट्रीज़ के बीच में। एंड दिस वॉरफेयर के बाद में फाइनली क्या हुआ कि देयर वॉज अ कॉम्प्रोमाइज बिटवीन द टू यूरोपियन नेशंस। इन 1667 दे रीच टू अ कॉम्प्रोमाइज, और कॉम्प्रोमाइज में क्या हुआ कि ब्रिटिश ने विड्रॉ कर लिया है और देयर ऑल दी क्लेम्स फ्रॉम इंडोनेशिया। ठीक है, तो जो भी इंडोनेशिया के ऊपर क्लेम्स थे उनके उन्होंने वहाँ से विड्रॉ कर लिया एंड डच रिटायर्ड फ्रॉम इंडिया। रीज़न क्या था कि दे वर actually interested in Indonesia only, and what they were doing in Indonesia, they were trading in black pepper and spices. ठीक है, so this was the base commodity, main commodity in which they were trading in. लेकिन क्या हुआ कि इसके बाद में 1667 में compromise हुआ and they retired from India. तो this is all about the Dutch or the people from Netherlands, और या फिर हम कहें ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड का। यहाँ पर इंडिया में इनका इतना ही रूल रहा था। उसके बाद में क्या हुआ, इंग्लिश ने उनको बाहर कर दिया। लेट मी टेल यू कि डच वर नॉट मच इंटरेस्टेड इन द एम्पायर बिल्डिंग इन इंडिया। देयर कंसर्न्स वर द ट्रेड। ठीक है, तो देयर मेन कमर्शियल इंटरेस्ट जो था वो एक्चुअली स्पाइस आइलैंड था। कौन सा था? स्पाइस आइलैंड ऑफ इंडोनेशिया, from where they earned a huge profit. So this is all about the Dutches over the nation. और यहीं पर हमारी आज की क्लास खत्म होती है। थैंक यू वेरी मच।